नमस्कार, दिल्ली लाइव में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने त्रिलोकपुरी के अंबेडकर खेल परिसर में फुटबॉल मैदान का उद्घाटन किया है। इस मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है और इस पर 50 मिलीमीटर मोटी कृत्रिम घास बिछी हुई है। गंभीर ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग करके ये फुटबॉल मैदान तैयार करवाया है। इस मौके पर गौतम गंभीर ने कहा कि मैंने अपने क्रिकेट करियर में कभी संसाधनों की कमी का सामना नहीं किया, लेकिन कई अन्य प्रतिभाशाली ऐसे लोग हैं जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कम संसाधन वाला व्यक्ति भी सर्वश्रेष्ठ आधारभूत ढांचा और सुविधाएं हासिल करे। गंभीर ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अन्य खेलों में भी देश का नाम रोशन करें तो हमें आज उन पर निवेश करना होगा। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार कभी भी ना किसानों के खिलाफ थी, हमेशा किसानों के साथ है और हमेशा रहेगी। और ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे और इसका समर्थन किया था, और आज वही पॉलिटिकल पार्टी ये मोबाइल पीछे रखो थोड़ा सा। लड़ाई सिर्फ ये है कि मोदी जी ने इसको पास किया, तो लड़ाई वो है। आप किसानों को बहका के किसानों के दम पे राजनीति क्यों करना चाहते हैं? आप अपने दम पे राजनीति करिए ना। ये अरविंद केजरीवाल जी थे जिन्होंने इस बिल को पास किया था, और फिर आप ड्रामेबाजी करने के लिए इस बिल को पास किया असेंबली में। किस तरीके की राजनीति? या तो पहले आपने झूठ बोला था, किसानों को बेवकूफ़ बनाया था, या अब बना रहे हैं। थोड़ी सी ना आईडी नीचे रखना क्योंकि पूरे फेम में है। समर्थन किया आईडी आ जाए कोई बात नहीं, हाथ आ रहा है आपका। मोदी नहीं कर पाए, हम तो आज आपके अगेंस्ट हैं। उन प्रतिभावान बच्चों के लिए आपने स्टेडियम में खड़ा उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं, उनमें टैलेंट तो बहुत होता है लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पर आके अपना भविष्य बनाएं। और सिर्फ पढ़ाई से भविष्य नहीं बनता, स्पोर्ट्स से भी भविष्य बनता है। और यहाँ पर आके खेलें। जब तक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तब तक बच्चे अपने देश का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे। फैसिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे अफसोस है कि हमारे मुख्यमंत्री जो पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, चाहे आप एजुकेशन को ले लीजिए, चाहे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स को ले लीजिए, ना उन्होंने कोई ऐसा चीज़ डेवलप करी है। तो आप सिर्फ दिल्ली से झूठे प्रोमिस करते रहे। मेरे पास हज़ारों करोड़ रुपये नहीं है अपने ऊपर। नगर वार्ड में नगर निगम की महापौर अनामिका मिथिलेश सिंह ने हस्ताक्षर एवं जनसंपर्क अभियान चलाया। बता दें, अभियान के जरिए उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा है। तो साथ ही केजरीवाल सरकार पर 13,000 करोड़ दबाए होने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली सरकार एमसीडी का बजट रिलीज नहीं करती और निगम के लाखों सफाई सैनिक, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक और अन्य सभी कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल जाता। दिल्ली में आप निगम पार्षद रेखा त्यागी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मोहल्ला सभा में बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोली। वहीं आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और आपके बीच एमसीडी में हुए घोटाले को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। ऐसे में 2500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी एमसीडी के पार्षदों और नेताओं पर लगाया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने जनसभा करके दिल्ली की जनता को बीजेपी का भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए कहा। देखिए, दिल्ली की जनता तो पहले से ही बहुत समझदार है, सीधी सादी भोली वाली जनता है। वो क्या समझेगी? उसको पता है 15 सालों से बीजेपी का जो भ्रष्टाचार एमसीडी में है वो जग जाहिर है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी को लेके 2500 मोहल्ला सभाएं ये पूरी दिल्ली के अंदर हो रही हैं, चल भी रही हैं, बहुत सारी हो भी चुकी हैं। हमारी भी आज 2-3 सभाएं इस वार्ड के अंदर हैं। तो जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं हम लोग, और हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं हो रही। जनता खुद से खुद उठकर इन बातों को बता रही है कि कहां कहां किस तरीके से एमसीडी में भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे आम जनता को लूटने का काम करते हैं, ये सारे वो खुद ही बता रहे हैं। हमारी मोहल्ला सभाएं करने का मकसद भी सिर्फ एक ही है कि लोगों तक ये बात बताना कि भाजपा के लोगों की करनी और कतनी में कितना फर्क है। इन्होंने जब आज से 4 साल पहले जब मैं खुद चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त इन्होंने दिल्ली के अंदर सभी पुराने पार्षदों के टिकट काट दिए थे बीजेपी वालों ने। मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं उन्होंने खुद कहा कि हमारे सारे काउंसलर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए हम उन्हें
एक तरफ जहां बीजेपी केजरीवाल सरकार पर 13,000 बकाया राशि को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने अपने वार्ड में मोहल्ला सभा कर जनता को ये संदेश दे रही है कि बीजेपी ने जो 2,500 करोड़ का घोटाला किया है, जिसकी वजह से सीबीआई जांच करने से भी बच रही है, इसलिए ये संदेश हम जनता तक मोहल्ला सभा द्वारा पहुंचा रहे हैं। वहीं आज भलसवा डेयरी की वार्ड नंबर 20 में आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद के पूर्व प्रत्याशी सुरेश शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस जनसभा की और वहां की जनता को ये बीजेपी के 250 करोड़ के घोटाले के बारे में जानकारी दी। निगम पूरी तरह फेल हो गई है। जब निगम अपने लोगों को, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही, तो उसके पास केवल एक ही जवाब है कि हमारा 13 करोड़ रुपए बाकी है। अभी आपको एक बात और बता रहा हूँ, दिल्ली सरकार का और एमसीडी का कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस चला, उस केस में कहीं पर भी इन्होंने जिक्र नहीं किया हमारा कुछ पैसा बाकी भी है, कोई जिक्र नहीं है। ये तो केवल आपको पब्लिक के बीच में इन्होंने पोस्टर लगा दिए, होर्डिंग लगा दिया, केवल पब्लिक को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को मुद्दा गुमराह करने के लिए। जो 2500 करोड़ का घोटाला इन्होंने कर लिया है, इसको छिपाने के लिए ये केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया कि इन्होंने हमारे पैसे। दिल्ली में निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि अभियान के जरिए उन्होंने 13,000 करोड़ की मांग की है। साथ ही बताया कि इस मुहिम को वो जनता को घर घर जाकर बताएंगी। साथ ही कहा कि जब तक केजरीवाल सरकार पैसे नहीं दे देती, तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। बिग बॉस सीजन 13 के प्रतिभागी और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने अपने संगीत के माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि हमेशा से ही लव जिहाद पर बने कानून को लेकर वो हमेशा उग्र रहते हैं और आज एक बार फिर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से संगीत के जरिए लव जिहाद का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। वो एक बार फिर तहसीन पूनावाला सड़कों पर लव जिहाद का मामला उठाते नजर आ रहे हैं और लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला। सीधा इनसे जानेंगे कि इस बार किस तरह से वो विरोध जता रहे हैं। सर, क्या कुछ मांग को लेकर आप फिर एक बार सड़क पर उतर चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो कपल्स यहाँ आने वाले थे जंतर मंतर पर, अचानक से दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप यहाँ पर नहीं इकट्ठा हो सकते। और ये बहुत अजीब बात है क्योंकि कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रवासी दिवस पे ये कहा कि भारत से मजबूत लोकतंत्र कोई नहीं है। तो लोकतंत्र में आज हमें सड़क पर उतरने की इजाज़त नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी की पुलिस नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, हम कोई गोली मारो के नारे तो बिल्कुल नहीं लगा रहे। हम तो यहाँ मोहब्बत की बात करने आए, लेकिन टीयर गैस वाली पुलिस आ गई है, लोगों को रोका है, रास्ते बैरिकेड कर दिए। लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम यहीं पर खड़े रहे और हमने हमने प्यार के बारे में बात की है और हमने ये बताया कि हम मोहब्बत करेंगे और इस मोहब्बत को ना ही माननीय मोदी जी रोक पाएंगे, ना ही माननीय आदित्यनाथ जी रोक पाएंगे, ना ही भारत की सरकार रोक पाएगी। मोहब्बत करना हमारा अधिकार है। अगर ये कानून पास हो ही जाता है तो तहसीन पूनावाला को क्या दिक्कत है इस कानून से? ये कानून गैर संवैधानिक है, भारत के संविधान के खिलाफ है और भारत के महिलाओं के खिलाफ है। ये कानून से मोदी जी और आदित्यनाथ जी को ये लगता है कि हिंदू मुसलमान का विवाद बढ़ा देगी, जिससे बीजेपी को सीधा सीधा राजनीतिक फ़ायदा होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इससे कोई हिंदू और मुसलमान में विवाद नहीं बढ़ेगा। इससे जो प्रहार हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, ये भारत की महिलाओं पर हो रहा है। ये कानून किस नज़रिए से बनाया गया है? ये कानून उस नज़रिए से, उस दृष्टि से बनाया गया है कि भारत की महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का ना ही उनके पास समझ है, नहीं वो चुन पाती है अपना जीवन साथी। और इसीलिए उनको जो प्रदेश है, जो सूबा है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी उनको संरक्षण, उनको प्रोटेक्शन देने की। ये कानून उस नज़रिए से बनाया गया है जिस नज़रिए से आज तक आरएसएस की मुखिया कभी कोई औरत महिला नहीं हुई है और भाजपा की अध्यक्षता किसी महिला को आज तक नहीं मिला हुआ है। राजधानी दिल्ली के थाना आदर्श नगर इलाके में पड़ी खाली जमीन पर अवैध बस अड्डा बनाकर तैयार हो गया है। बता दें, आदर्श नगर RWA के लोगों ने शिकायत कर बताया कि इस अवैध बस अड्डे के कारण इलाके में जाम की समस्या के साथ साथ गैर कानूनी धंधे फल फूल रहे हैं।
जिसके कारण लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों का कहना है कि इस जमीन पर बिल्डिंग मटेरियल माफियाओं और अवैध पार्किंग का धंधा चल रहा है। आदर्श नगर आरडब्ल्यूए की शिकायत के बाद आदर्श नगर निगम पार्षद ने इस अवैध बने बस अड्डे का दौरा किया और दिल्ली पुलिस से जल्द इस जमीन से अवैध कब्जे को खाली कराने की मांग की है। 80 फुटा रोड के पीछे जो ज़मीन पड़ी थी, जिसके बारे में आदर्श नगर विधानसभा में बहुत सालों से चर्चा चल रही है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पार्क बनेगा। अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए थे उसमें हमारे एमएलए साहब ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि मैं यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट पार्क बनाऊंगा, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट पार्क ना बन के एक क्राइम का अड्डा बन गया है। यहाँ पर अवैध रूप से बसें इकट्ठी हो रही हैं और पार्किंग होती है रात को। यहाँ रात को जो है अनलीगल तरीके से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी शिकायतें आ रही हैं और यहाँ पर पब्लिक जो है वो इतनी परेशान है कि जाम हो गया। रात को इस रोड से आना जाना परेशानी का सबब बन गया और यहाँ पर रेडियाँ इतनी ज़्यादा लग गई हैं, होटल भी बन गए हैं। अगर आप कैमरे को इधर की तरफ जूम करेंगे तो आपको यहाँ 2 झुग्गियाँ बनी नजर आएंगी जो होटल बने हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर शराब की पेटी भी पड़ी हुई थी जो हम लोगों के आने पर उठा दी गई है। कहूँगी कि ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है कि हमें पता भी नहीं चला कैसे यहाँ पे इतना बड़ा जो अवैध बस टर्मिनल है यहाँ पे बन गया और यहाँ पे उसकी आड़ में यहाँ पे बहुत ही असामाजिक तत्व हैं और बहुत ही क्राइम्स भी शुरू हो रहे हैं जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ पे एमएलए साहब जो हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि इसको ये डिस्ट्रिक्ट पार्क बनाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ है एमएलए साहब, कहाँ सो रहे हैं वो? उनकी पूरे सब कहाँ पर हैं? उनको बिल्कुल भी सुध नहीं है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा गलत काम हो रहा है, इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गया है। हमारे साथ इस समय आदर्श नगर के सभी आरडब्ल्यूए भी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे सभी लोग निवासी यहाँ पे हैं जो इतने ज़्यादा परेशान हैं और दुखी हैं। मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आपको अगर एक पद दिया गया है, कोई जिम्मेदारी दी गई है तो आपको उसका पूरा वो करना चाहिए और काम करना चाहिए। मैं साथ ही दिल्ली जो पुलिस है, प्रशासन है, उनको भी बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ये अवैध बस टर्मिनल चल रहा है, इसका इलीगल पार्किंग जो चल रही है इसको। और दिल्ली में ठंड का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कपकपाती ठंड और शीतलहर के कारण लोग ठिठुरते दिखाई दिए, तो वहीं कुछ लोग खुद को सर्दी से बचाने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। हालांकि लोगों को कोहरे से निजात जरूर मिली है, जिसके कारण सड़क पर विजिबिलिटी क्लियर दिखाई दी है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान बताया गया है। सर्दी 2-3 दिन से तो कम थी, लेकिन आज बर्फीली हवा चल रही है तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा हो रही है? हाँ जी। अच्छा, कितनी सर्दी लग रही है आपको? बहुत ज़्यादा सर्दी है कि 2-3 दिन से तो सर्दी बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले सुबह तो आज ठंड बहुत ज़्यादा। दिल्ली के अंदर कैसा मौसम है और सुबह निकले हुए हैं 7 बज रहे हैं आप? मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंड का हो रहा है। आज तो फिर भी ठंड कम है, कल कोहरा बहुत ही ज़्यादा था। आज सुबह बारिश होने की वजह से थोड़ा रोड गीला हो रहा, घर से बाहर ही नहीं निकलते ठंडे होने के कारण। माइनस पॉइंट पे दिल्ली के थाना जाफराबाद में बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध गोली मारकर 26 साल के युवक अफजल को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि करीब 20 राउंड गोलियां चली, जिसमें करीब 8 गोलियां अफजल को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। है कि इसके भांजे को बुलाया, भांजा दुकान पे बैठा हुआ था कि मामा कोई शेरवानी सिलवाना आया है, तो उसने उसके फ़ोन से फ़ोन किया और उसे वहाँ पे बुलाया। उसने 5 मिनट भी नहीं लगे, 200 मीटर की दूरी पे घर है। जैसे वो लड़का आया अफजाल, और इतने में वो चारों लड़कों ने गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। कितनी गोली लगी है कुछ पता चला? उसके लड़के के मरने वाले के गोली लगी हैं 7 या 8 गोली। ब्रॉड डेड पहुँचा था हॉस्पिटल में? हाँ, यहाँ तक डेड हो चुका था। क्या मानते हैं एक सरे राह बाज़ार के अंदर इतना चलने वाला बाज़ार और सरे राह गोलीबाजी हो जाती है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखो जी, लड़का ना तो क्रिमिनल था, ना किसी से कोई इसका ऐसा वो था, ना कोई पुलिस रिकॉर्ड है। शरीफ आदमी था और ये समझ में नहीं आ रहा कि ये काम किसने किया है कि। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली के द्वारका क्षेत्र के अक्षरधाम अपार्टमेंट में एक सुसाइड का मामला सामने आया था। बता दें, जिसको लेकर परिवार का आरोप है कि पुलिस इस मामले को सुसाइड बता रही है, लेकिन
परिजनों को ये मामला मर्डर का लगता है, जिसको लेकर परिजन रोड पर चक्का जाम भी कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पीड़ितों का एक और भी आरोप है कि अब इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड अक्षरधाम अपार्टमेंट है, जहां कल की वारदात है, एक सुसाइड का मामला। लेकिन परिवार का एक बड़ा आरोप है कि सुसाइड नहीं है, मर्डर है। एक साजिश के तहत उसको फांसी पर लटकाया गया है। और मेरे साथ परिवार के लोग हैं, चक्का जाम कर रखा है इन्होंने लगातार सेक्टर 19, और ये लगातार दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगा रहे। इनका एक बड़ा आरोप है पुलिस के ऊपर। आप लोग किस लिए यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं? हम यहाँ पे काम करते हैं अक्षरधाम अपार्टमेंट पॉकेट 3 सेक्टर 19 द्वारका। हमारी एक लड़की थी जो हमारे यहाँ पड़ोस से रहती थी, हम भी यहाँ रहते थे। वो लड़की 24 घंटे के लिए यहाँ काम करती थी। कल शाम को उसकी मम्मी से बात हुई है, 4 बजे मिलके गई है, और 6:20 पे फोन आता है इन लोगों का, 6 साढ़े 6 बजे, क्या आप अपनी लड़की को ले जाओ, आप अपनी लड़की को ले जाओ कि उसकी तबीयत खराब है। तब हम वहाँ घर से गोला डेयरी से और यहाँ आए अक्षरधाम अपार्टमेंट। पुलिस वाले आके बैठे हुए थे सबसे पहले, बाद में हमारे बुलाया हमें। अभी आप लोगों ने चक्का जाम कर दिया, यहाँ पर क्या कुछ रहा पुलिस की तरफ? मेरी बहन को इधर आने नहीं दे रहे। ये लोग बोल रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी जला दो, इधर नहीं रखेंगे। लेकिन ये किसका आरोप है, क्या कहना है? डेड बॉडी जला देंगे पुलिस? हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि उसको जला दो, लेकिन हम लोग का कहना है हम नहीं जलाएंगे। परिवार का एक बहुत बड़ा आरोप है, जहाँ पे ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस का कहना है कि डेड बॉडी को जला देंगे, लेकिन परिवार के हवाले नहीं करेंगे। ये बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पे देख सकते हैं आप, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रही है। लगातार पुलिस के खिलाफ हाय हाय का नारा लगा रहे हैं। आपको बता दें, अक्षरधाम अपार्टमेंट सेक्टर 19 द्वारका में, जहाँ एक मेड की नौकरी करती थी शिवानी नाम की लड़की, जो 18 साल की बताई जा रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर, जहां लगातार अब परिवार के लोग उग्र हो गए और चक्का जाम कर दिए। सड़क पर लगातार ये महिलाएं दिल्ली पुलिस हाय हाय का नारा लगा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सिंह के साथ उदय, हिंदुस्तानी न्यूज। और अब खबर लखनऊ से, जहां कल यूपी में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। तो वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर ड्राई रन का फाइनल अभियान है कल। एक साथ 1500 केंद्रों पर होगा ये वैक्सीनेशन का ड्राई रन। अभियान चलाकर कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा जाएगा। वैक्सीनेशन में किसी प्रकार की कमी को पहले से ही दूर कर लिया जाएगा। तो WHO ने यूपी में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए की जा रही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को सराहा। वहीं साथ ही कोविड नियंत्रण के लिए यूपी में प्रयास से संक्रमण भी कम हो रहा है। तो लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में कल ड्राई रन अभियान फाइनल अभियान होगा। ये एक साथ 1500 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इसके बाद ही वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन कल है। एक साथ 1500 केंद्र होंगे जहां ये ड्राई रन होगा। और इस वक्त संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी। फाइनल ड्राई रन है एसके, कल क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से 1500 केंद्रों पर एक साथ ये ड्राई रन होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी में ड्राई रन जो अंतिम चरण है और फाइनल ड्राई रन है वो कल होना है। हालांकि इसके पहले ट्रायल के तौर पर लखनऊ के 5 हॉस्पिटल, उसके बाद 8 तारीख को पूरे यूपी में पहले चरण का ड्राई रन हो चुका है। ये दूसरे चरण का और फाइनल ड्राई रन होगा, जो कि 16 जनवरी को जो फाइनल जो वैक्सीनेशन शुरू होना है पूरे देश भर में, उसके पहले ये ट्रायल जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें उत्तर प्रदेश के जो केंद्र निर्धारित किए गए हैं उसकी तैयार है। साथ ही साथ वो कर्मचारी में ड्यूटी लगी है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, साथ ही साथ जो ऑब्जर्वर और उसके अलावा जो बाहर के सुरक्षा कर्मी रहेंगे, उन सभी को निर्देश जारी हो चुके हैं। साथ ही साथ जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की कोरोना
की गाइडलाइन है उसको पूरा फॉलो करने के निर्देश भी यूपी सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। तो 1500 ऐसे क्रेन होंगे जिन पर ये ड्राई रन कल होगा और वो प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाएगी जो पहले एक बार ड्राई रन के दौरान दोहराई जा चुकी है। इसमें 3 रूम की व्यवस्था की गई है जहां स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से पहले एसएमएस सेंड होंगे, उसके बाद जो लाभार्थी है वो वेटिंग रूम में आएगा, उसके बाद उसका वैक्सीनेशन होगा और आधे घंटे से 40 मिनट तक उसको उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम में रोका जाएगा। तो इन सभी 1500 केंद्रों पर यह व्यवस्था कर ली गई है जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन की तरफ से भी निर्देश सभी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आज के। और खबर नोएडा से, जहां नगर की 11 सड़कों का लोकार्पण विधायक पंकज सिंह ने किया है। बता दें, आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। यहाँ पर एक लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसको संबोधित किया उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रयासरत है। विधायक द्वारा 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बहलोलपुर छिजारसी पुस्ता रोड से लेकर आश्रम होते हुए छठ घाट तक निर्मित सीसी रोड, 1 करोड़ 55 लाख की लागत से निर्मित छिजारसी बहलोलपुर मुख्य मार्ग, छिजारसी कॉलोनी, रचोटपुर कॉलोनी में विधायक निधि से 31 लाख 6 हजार रुपए की लागत से निर्मित नाली खड़ंजो और 36 लाख 44 हजार की लागत से निर्माण अधीन 3 नाली खड़ंजो का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश को गोली भी लगी है, तो 3 बदमाश मौके से फरार रहे। बता दें, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो थाना बादलपुर क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई थी जहां 3 बदमाश भागने में सफल रहे जिनकी तलाश पुलिस की तरफ से जारी है। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है जहां 3 बदमाश मौके से भागने में फरार रहे। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। मुठभेड़ में 3 बदमाश फरार हुए, तलाश जारी है। निशांत, आगे क्या कार्रवाई हो रही? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये मुठभेड़ शायद निशांत से यहाँ संपर्क टूट गया है, लेकिन ये खबर हम आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान शातिर बदमाश को गोली लगी है। 3 बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। तो थाना बादलपुर क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई जहां 3 बदमाश मौके से भाग गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।